कल 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ और आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर उसके कंटेक्स्ट में बात करें तो देखिए, कल से आज तक ये जो दौर है, बाजारवाद के दौर में सबसे पहले सबसे तेज का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब करीब हम जो यहां पर आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहे हैं, हम टेंटेटिव आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं और बहुत हद तक यह बीपीएससी पर निर्भर करता कि वो किस आंसर को फॉलो करती है। हमारे अपने लॉजिक्स हैं, हमारे अपने सोर्सेज हैं। 8 से 10 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं। शुरुआत में निदा फाजली की एक शेर से करना चाहूंगा कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। मतलब यह कोई दावा नहीं, सटीकता की कोशिश है, एक्यूरेसी को हमने मेंटेन करने की कोशिश की है और शुरुआती दौर में 15 से 17 उन प्रश्नों को मैं पिक करने जा रहा हूं जो डिबेटेबल हैं, जिनको लेकर के विवाद की स्थिति बनती है। फिर रोशन सर आपके साथ लंबी चर्चा करेंगे। हमारे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट डी है और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो मगध महाजनपद की पहली राजधानी के बारे में पूछ रहा है। आंसर होगा ई, क्योंकि गिरिव्रज मगध महाजनपद की पहली राजधानी थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के पहले सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया गया। और इसके कंटेक्स्ट में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के जिलाधिकारी जो हैं गांधी को शहर छोड़ने का आदेश देते और गांधी उस आदेश को मानने से इनकार कर देते। इसलिए इसका आंसर जो होगा वह चंपारण होगा, ए 14A सेट डी। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें त्रिरत्न की बात की गई है और यहां पर ध्यान रखेंगे, त्रिरत्न की चर्चा बौद्धिज्म में भी मिलती है और त्रिरत्न की चर्चा जो है वह हमें जैनिज्म में भी मिलती है। बौद्धिज्म में जब त्रिरत्न की बात आती तो बुद्ध, धर्म और संघ, और जैनिज्म में त्रिरत्न की बात आती है तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में केवल त्रिरत्न की चर्चा नहीं है, बल्कि त्रिरत्न को एक्सप्लेन किया गया है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। इसलिए सेट डी क्वेश्चन नंबर 16 सी आंसर जैनिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जो मैं आंसर दे रहा हूं, आइदर डी और ई। बरौनी में ऑयल रिफाइनरी है, बंजारी सीमेंट से जुड़ा हुआ है। भागलपुर में वैगन और इंजीनियरिंग नहीं है, यह स्पष्ट है, लेकिन फर्टिलाइजर और भौराही के इंटरप्रिटेशन लाख ढूंढने के बावजूद मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। तो आंसर अगर मुझे पिक करना हो तो मैं ई आंसर पिक करूंगा, यद्यपि डी के भी संभावना बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 26, जो पूछ रहा है कि किस एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन
किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से होकर गंगा प्रवाहित नहीं होती है? और अगर उसके कंटेक्स्ट में बात करें तो आंसर होगा डी, कोशी और मगध, क्योंकि कोसी डिवीजन में 3 जिले मौजूद हैं और उन तीनों जिलों में गंगा प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 27। बहुत लोगों ने 27 के बहुत सारे आंसर दिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर या तो बी होगा, बी फॉर बॉम्बे, या इसका आंसर ई होगा। इसलिए कि जितने सोर्स हमने तलाशे हैं, कहीं पर मुंडा, जमुई के संदर्भ में मुंडा ट्राइब की चर्चा मुझे नहीं मिली है, जबकि बांका में 3/4 ट्राइबल आबादी संथालों की है। सुपौल में लगभग एसटी पॉपुलेशन का 70% जो है उरांव है। और खरवार, भागलपुर में खरवार जनजाति का जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन दिखाई पड़ता। इसलिए आइदर इसका आंसर बी होगा, मुंडा जमुई, और इसका आंसर ई होगा। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस बात की संभावना मुझे ज्यादा लगती है कि इसका आंसर बी हो। नेक्स्ट मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 28, परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया। इसका आंसर होगा ई फॉर एलिफेंट, क्योंकि 2019 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट भारत के संदर्भ में, उसमें फॉरेस्ट कवर की जो चर्चा की गई है उसमें बतलाया गया है कि बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 7.76% है, जो कि ABCD में कहीं पर ऑप्शन नहीं है। जबकि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जो है फॉरेस्ट कवर बिहार के कंटेक्स्ट में 9.9% की चर्चा करता है। इसलिए सेट डी क्वेश्चन नंबर 28 आंसर टेंटेटिव हमारे हिसाब से जो होगा वह आंसर होगा ई। अब 28 के बाद 32 पर मैं आऊंगा, जो यह पूछता है which one has the largest Indian which one of the following country of the world has the largest Indian population as on December 2018? और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 सेट डी, आंसर डी। मैं इसके कंटेक्स्ट में सोर्स की बात करूंगा। एक प्रश्न राज्यसभा में पूछा गया है। राज्यसभा के MP मनीष गुप्ता के द्वारा 18 जुलाई 2019 को मनीष गुप्ता के प्रश्न के जवाब में जो मिनिस्टर ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट जो है मुरलीधरन, उन्होंने जो रिटन रिप्लाई दिया है, उस रिप्लाई में उन्होंने 2018 के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डाटे को रेफर किया है। और उस डाटे के आलोक में उन्होंने बात की है कि अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अमेरिका में 12.8 लाख NRIs हैं और 31.8 लाख PIO है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर दोनों को मिला दें तो ये आंकड़ा 44.6 लाख पहुंचता है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर NRI के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे तो NRI में भी आप देखेंगे 31 लाख NRI जो हैं, 31 लाख NRI जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम छठे स्थान पर है जहां पर 3.25 लाख NRI हैं और 15 लाख PIO है। तो इसलिए 32 का जो आंसर होगा वह आंसर डी होगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 38 में प्रश्न है और इसमें भी देखेंगे कई लोगों ने जो आंसर दिए हैं। जैसे आप देखेंगे 32 का आंसर कई लोगों ने संयुक्त यूनाइटेड किंगडम दिया है, जबकि इसका आंसर अमेरिका होगा। सोर्स के रेफरेंस के साथ मैंने आपके साथ बात की है। क्वेश्चन नंबर 38 में सबसे जल्दी, सबसे पहले, सबसे तेज का जो दबाव है, इस दबाव में लोगों ने इस फर्क को भुला दिया कि जो वन्य जीव अभयारण्य है, वर्ल्ड सेंचुरी है, और नेशनल पार्क है, दोनों में अंतर है। अगर नेशनल पार्क देखें तो नेशनल पार्क की संख्या 100 प्लस है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 500 प्लस है। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में 42 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कर्नाटका में 30 हैं, तमिलनाडु में 29 हैं, मध्य प्रदेश में 25 हैं। इसलिए सेट डी क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वह आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगर मूव करूं 38 के बाद 41 पर आऊंगा। 41 के कंटेक्स्ट में अगर बात, जस्ट मिनट, के कंटेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो रूल ऑफ लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, और रूल ऑफ लॉ के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो इसमें ए ऑप्शन की भी संभावना बनती है और इसमें ई ऑप्शन की भी संभावना बनती है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है वो डाइसी 3 कंपोनेंट की बात करता है। पहला कंपोनेंट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दूसरा कंपोनेंट है सुपरमेसी ऑफ लॉ, और तीसरा कंपोनेंट है जुडिशियरी एज सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, शक्ति के प्राधिकार के स्रोत के रूप में न्यायपालिका। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो वन एक्ट की फॉर ऑल की जगह अगर इक्वल एक्ट फॉर ऑल होता तो उस स्थिति में मेरे लिए प्रीफर्ड चॉइस ए होता, लेकिन चूंकि वन एक्ट फॉर ऑल है इसलिए ए ऑप्शन में हमें संदेह है। अगर मुझे मारना हो तो मैं ई ऑप्शन को प्रीफर करूंगा, यद्यपि यह बीपीएससी पर निर्भर करता कि वह ए ऑप्शन को प्रीफर करती है या ई ऑप्शन को प्रीफर करती है। तो 41 का आइदर ए फॉर इलाहाबाद और ई फॉर एलिफेंट, दो में से कोई भी होगा, यह बीपीएससी पर डिपेंड करता है। और यहां पर एक चीज मैं स्पष्ट करूं कि यहां पर हम टेंटेटिव आंसर डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको आंसर नहीं बतला रहे हैं। आंसर वह होगा जो बीपीएससी बतलाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मैं आना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें ट्रांसलेशन की समस्या है। हिंदी और हिंदी में अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत की बात की जा रही है और यह पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। यह कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा, और अगर हिंदी वर्जन को ध्यान में रखें तब शायद ई ऑप्शन प्रीफरेबल होगा, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लेजिस्लेटिव ओरिजिन की बात की जाए तो वह 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा जो 1989 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जिसे राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बीपी सिंह की सरकार ने उसे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन लोकसभा के द्वारा उसे भी खारिज कर दिया गया था। और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने फ्रेश बिल इंट्रोड्यूस किया और उसी फ्रेश बिल ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का फॉर्म लिया। तो अगर
44 क्वेश्चन के आंसर को भी देखें तो डी और ई में कंफ्यूजन बन सकता। लेजिस्लेटिव ओरिजिन की का इंटरप्रिटेशन उसके द्वारा किस रूप में किया जा रहा है, ये चीजें कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे प्रीफर करना हो इंग्लिश वर्जन के आधार पर तो मैं डी प्रीफर करूंगा, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रीफर करूंगा। यद्यपि डी और ई दोनों ऑप्शन को हम लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 की ओर मैं लौटना चाहूंगा। कई लोगों ने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मापता है, तो इसमें कई लोगों ने NSSO आंसर दिया है, जो गलत है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यह CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो CSO के द्वारा इसे कंपाइल और पब्लिश किया जाता है और CSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए 51 का आंसर जो होगा वह सी होगा। 51 के बाद 66 की ओर मैं लौटूंगा। 66 में प्रश्न है, ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अधिकांश लोगों ने इसका आंसर डी दिया है, राम प्रसाद बिस्मिल। यहां पर ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा ई। राम प्रसाद बिस्मिल ने 1927 में इसे गाया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे लिखा नहीं था। यह रचना है शायर बिस्मिल अजीमाबादी की। शायर बिस्मिल अजीमाबादी की रचना है। यह पहली बार प्रकाशित हुई थी 1922 में सबाह पत्रिका में, जिस सबाह पत्रिका को निकालते थे काजुल अब्दुल गफ्फार। और प्रोफेसर इम्तियाज अहमद ने भी शायर बिस्मिल अजीमाबादी को सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए 66 का आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यह प्रश्न भी डिबेटेबल है। डिबेटेबल इसलिए है क्योंकि पूरी तरह से इसका क्या आंसर होगा वह बीपीएससी पर डिपेंड करेगा। और बीपीएससी में भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्वेश्चन का सेटर किस एंगल से इस प्रश्न को डाल रहा है यह उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि इसमें ए ऑप्शन की भी संभावना बनती है, श्री कृष्ण सिंह की संभावना बनती है, और इसमें ई ऑप्शन की भी संभावना बनती है क्योंकि मोहम्मद यूनिस को बिहार का पहला मुख्यमंत्री माना जाता था। उस समय टेक्निकल टर्म का प्रयोग मुख्यमंत्री नहीं किया जाता था, प्रीमियर किया जाता था, प्रधानमंत्री के रूप में किया जाता था। और मोहम्मद यूनिस 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक बिहार के प्रधानमंत्री रहे। और श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक रहे थे। इसलिए इसका आंसर ए या ई में कोई भी हो सकता है, बीपीएससी जिसको माने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड। देखें 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में हुआ। और हर जगह जो चर्चा ऑफिशियली मिलेगी, पटना की कहीं चर्चा नहीं मिलती, चर्चा आपको बांकीपुर की मिलती है। और फिर 1923 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आंसर ए भी हो सकता। अगर बांकीपुर को पटना के कंटेक्स्ट में लेकर के ऑप्शन दिया गया है तो आंसर ए होगा, अदरवाइज इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ द अबव। और इसका भी आंसर क्या होगा यह हम पर निर्भर नहीं करता, यह आप पर निर्भर नहीं करता, यह क्वेश्चन के सेटर पर निर्भर करता है और यह बीपीएससी पर निर्भर करता है कि उसने किस नजरिए को एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 80,
फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट? अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो हर जगह आपको चर्चा मिलती है 12 मार्च को साबरमती अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत होती है और 6 मार्च को नवसारी के डांडी में नमक बनाकर के कानून को तोड़ा जाता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डे के कैलकुलेशन को लेकर के विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट इस बात का उल्लेख मिलता कि गांधी 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच चुके थे। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूंकि डे का जो कैलकुलेशन होता है आइदर फर्स्ट और लास्ट डे को ओमिट करके कैलकुलेशन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा सी 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है गिंजर इज ए स्टेम एंड नोट रूट बिकॉज। इसमें देखेंगे तो ए और बी दोनों के सही होने की संभावना है। केवल बी भी इसका आंसर हो सकता और ई भी आंसर हो सकता, क्योंकि गिंजर जो है वो ऐसे स्टेम है, रूट नहीं है, जो कहीं ना कहीं आपातकालीन समय के लिए जो है फूड को कलेक्ट करने का भी काम करते, और नोट्स और इंटर्न नोट्स वाला डायमेंशन तो है ही। तो 106 का भी आइदर बी होगा और ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इसका आंसर डी होगा, फैराडे कंस्ट्रेंट। बी फॉर बॉम्बे, डिपेंड्स ऑन द करेंट पास इन द इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 है व्हिच वाज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विथ इजराइल। अधिकतर लोगों के दिमाग में यूनाइटेड अरब अमीरात था और इसी के मद्देनजर उन्होंने ई ऑप्शन मारा है, लेकिन यह गलत है। इसका आंसर होगा ए। फर्स्ट अरबियन कंट्री थी जिसने इजराइल के साथ समझौता किया था 1979 में, कैंप डेविड एग्रीमेंट है, वह है मिस्र। इसलिए इसका आंसर मिस्र होगा, ए होगा। जबकि जॉर्डन दूसरा अरब देश था जिसने अक्टूबर 1994 में समझौता किया था इजराइल के साथ। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वह तीसरा देश बना है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है। यहां पर ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात थर्ड अरब कंट्री है और यूनाइटेड अरब अमीरात फर्स्ट गल्फ कंट्री है। खाड़ी देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वह पहला है जिसने इजराइल को लेकर अपना रुख नरम किया और जिसने इजराइल के साथ समझौता किया। इस तरह से जो एक ओवरऑल विवादित प्रश्नों की सूची इमर्ज करती हुई आती है, उन विवादित प्रश्नों को विथ सोर्स हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की और अपनी ओर से हमने किसी भी प्रकार के आंसर को देने का प्रयास नहीं किया। फैक्ट एंड फिगर के कंटेक्स्ट में जो संभावना थी उस संभावना को आपके पास रख दिया। और लास्टली मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूंगा। 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर एक से अधिक 1-2 आंसर होने की संभावना हो सकती। उन दोनों में कोई भी आंसर जो है वह वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है या पूरी तरह से बीपीएससी पर डिपेंड करेगा। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है जिन उत्तर की चर्चा हम लोग आपके साथ कर रहे हैं हमेशा लेकर के चले, किसी भी आंसर को लेकर के चलेंगे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वेरी करेंगे आपको और उसका कोई लास्ट आंसर नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी रिलायबल आंसर शीट जो है वहां से एक बार मिला करके आप अपने
क्वेश्चन पेपर को डंप कर दें, क्योंकि उसमें समय बर्बाद करने से ज्यादा बेहतर है हम अपनी ऊर्जा को मेंस के लिए फोकस करें। दोनों ही स्थितियों में अगर हम मेंस देने जा रहे हैं तो आगे का एक एक दिन का समय आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और अगर खुदा न खास्ते मिस करने की संभावना भी बनेगी तब भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि मेंस के अप्रोचेज को हम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करूंगा, यह कहते हुए कि 66 बीपीएससी के लिए मेंस स्पेसिफिक प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीक से 1 से 2 दिन में डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा। हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल के क्लासेज हों, एलएसडब्ल्यू के क्लासेज हों, जीएस मेंस के क्लासेज हों, हिस्ट्री के क्लासेज हों, एंथ्रो के क्लासेज हों। अपनी ओर से सिर्फ यह मैं कहना चाहूँगा, क्वालिटी की अपनी ओर से हम गारंटी देते, कमिटमेंट की हम अपनी ओर से गारंटी देते, और यह हम एश्योर करते हैं कि आप जितनी दूर तक हमारे साथ चलना चाहेंगे उतनी दूर तक आप अपने साथ हमें पाएंगे। थैंक्स ए लॉट। अब रोशन सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे रेस्ट प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करें। रोशन सर प्लीज। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर ने जो विवादास्पद प्रश्न थे 66 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, उसे आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वह डी ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है, तो अब मैं जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक ऑथेंटिक आंसर आपके समक्ष रख रहा हूं, और डिटेल प्रत्येक ग्रुप का जो क्वेश्चन पेपर है ए बी सी और डी, इसका मैं जो आंसर शीट तैयार किया हूँ उसे आप लोगों को मैं ग्रुप पर और फिर और भी चैनल के द्वारा मैं उपलब्ध करवा दूंगा। वो रिटेन में आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैं प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार उसका जो एप्रोप्रिएट जवाब होगा वो आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग। डी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वह पिट्रा ड्यूरा से संबंधित है। पर्चिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पिट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पिट्रा ड्यूरा के संबंध में एक चीज़ जान लीजिए कि यह संगमरमर पर पच्चीकारी किया जाता था, संगमरमर पर रत्नों की पच्चीकारी की जाती थी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी यह एतमादुद्दौला के मकबरा से हुई थी, और ताजमहल में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। कभी आप लोगों ने ताजमहल की यात्रा की होगी तो वहाँ पर सामने से ही आपको ये दिखने लगेगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो पहला जो है प्रश्न पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका जो आंसर होगा वह ए आंसर होगा, अर्थात दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दूसरा डी सीरीज का प्रश्न है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो चित्रकारी मुगल शासकों का एक बहुत बड़ा शौक था जो हुमायूं के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन कारखाना के रूप में इसको एस्टेब्लिश अकबर के समय में किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। बाद में जहांगीर के द्वारा इसको और प्रमोशन दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर अप्रोप्रिएट उत्तर है वह होगा बी फॉर बॉम्बे, अर्थात अकबर के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था। तीसरा प्रश्न है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड बाय। तो बंगाल में जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। चौथा प्रश्न है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? Who among the following participated in the Parliament of Religion held at Chicago in 1893? तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसका
ये आंसर से लगभग बीपीएससी देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं सब वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों की भूमिका बहुत कम रहती है। इसमें स्वामी विवेकानंद होंगे, और अगर वाकिफ़ नहीं होते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। आगे हम लोग आते हैं 5वां प्रश्न। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, अर्थात सी ऑप्शन होगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे और उन्होंने इसका गठन किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 6ठा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, और अगर आप पिछला क्वेश्चन बैंक से गुजरते रहे होंगे तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसका जो जवाब होगा, सही जवाब, वो दीनबंधु मित्र होगा। नील दर्पण की रचना उन्होंने ही की थी, और इसका ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। हम लोग आते हैं 7वें प्रश्न पर, जो कि 1760 के प्रसिद्ध बांडियावास युद्ध से संबंधित है। 1760 का प्रसिद्ध बांडियावास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया है? तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कि ये डुप्ले के बाद का है। 1760 के में ये जो लॉली जिस समय फ्रांस के गवर्नर थे उस समय का यह युद्ध है, और यह यूरोपीय जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रही थी उससे भी ये जुड़ा हुआ है, और यह अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। कर्नाटिक्स के जो नवाब थे वो इसमें भूमिका निभाई थी, लेकिन कर्नाटिक्स इसमें कहीं भी नहीं था। अंग्रेज़ कर्नाटिक्स के खिलाफ नहीं लड़े थे। तो यह जो लड़ाई लड़ा गया था यह फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। निम्न में से किस अगला जो 8वां प्रश्न है वह है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया? तो ये भी जगजाहिर है, सांप्रदायिकता की शुरुआत की बात हो या इससे संबंधित कोई भी बात हो, तो ये शुरुआत हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से करते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, अर्थात डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली, यह सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 9, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह का अगर ऑप्शन भी आप देखिएगा तो आप आराम से इसका जवाब कर सकते थे। कच्छ है, सिंहभूम है, पश्चिमी घाट है, सतारा है। तो सतारा महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, कच्छ का इलाका गुजरात में है, और वहाँ पर बुद्धो भगत तो थे नहीं, बुद्धो भगत तो अपने बिहार झारखंड में थे, और इसका सही जो जवाब होगा वह सिंहभूम होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह आप जब भी बीपीएससी का क्वेश्चन उठाइएगा वहाँ पर यह प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, और यह पेट है बीपीएससी का, और इसका जवाब बताने की उतनी ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न जो है वह है 11 नंबर प्रश्न, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इससे भी बीपीएससी पहले भी प्रश्न पूछ चुका है, और अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग देखते होंगे तो कई एक बार ये आपकी नज़र के सामने से गुजरा होगा। तो राजकुमार शुक्ल थे, सही ऑप्शन डी होगा, जो लखनऊ अधिवेशन में गए थे और उस लखनऊ अधिवेशन से गांधी जी से मिले थे और उनको चंपारण के जो किसान थे उनके दुख दर्दों से वाकिफ़ कराया था और उनको यहाँ बुलाया था। अगला प्रश्न सर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 12 नंबर, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चूँकि यहाँ पर प्रथम शब्द यूज कर दिया गया है तो सर ने इसको आपसे डिस्कस कर ही लिया है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो जब हम देखते हैं स्वामी सहजानंद के विषय में तो सीधा सा जो छवि उभरता है वह किसान आंदोलन का, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे थे। त्रिदंडी स्वामी होते हुए उन्होंने किसानों के लिए बिहटा में आश्रम स्थापित किया था, और चूँकि बिहार से जुड़े हुए हैं और ये प्रश्न लाजमी है बीपीएससी के द्वारा पूछा जाना और अक्सर पूछा गया है इनसे संबंधित, या आप प्री में लें या मेंस में लें, स्वामी सहजानंद हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो यह इसका जो सही ऑप्शन होगा वह सी होगा। निम्न में से अगला प्रश्न जो 14वां है वह निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सिविल डिसोबीडियंस का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में ही किया था। तो चंपारण, ये भी पेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये आपसे
ये संदर्भ चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, चंपारण सत्याग्रह आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फुरोज ऑफ प्लॉग फील्ड हैव बीन फाउंड? मीन्स जुता हुआ खेत जो मिला है वो राजस्थान में कालीबंगा है, उस कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। अगला प्रश्न सर ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न के संदर्भ में। उसके बाद अगर हम आते हैं 17वां नंबर प्रश्न पर, तो इसमें है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? यह भी पेट क्वेश्चन है, ये अनगिनतों बार रिपीट हो चुका है। चाहे आप यूपी पीसीएस किसी भी पीसीएस एग्जाम को उठा के देखें, यहाँ पर यह प्रश्न, ये 4 जो बौद्ध संगीति है यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसका सही जवाब सी होगा। 18 नंबर जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अभी परमाणु सिद्धांत से संबंधित जब वैशेषिक दर्शन की हम बात करते हैं, जो उलूक कनाद के द्वारा प्रतिपादित दर्शन है, तो वहाँ पर परमाणु सिद्धांत की चर्चा मिलती है और इसका जो सही जवाब होगा वह डी होगा। खड़ दर्शन ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, खड़ दर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है मेडिवल से किस दिल्ली सुल्तान ने, 19 नंबर प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वो बलबन थे और बलबन के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। तो सही उत्तर जो होगा वह बी होगा। अगला है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? अगर हम थोड़ा भी ध्यान रहेगा हमारा चोल साम्राज्य के प्रति, और इसका जो प्रमाण मिलता है वह उत्तर मेरुड़ अभिलेख है। उस उत्तर मेरुड़ अभिलेख से प्रमाण मिलता है वहाँ के स्थानीय स्वशासन का, जिसमें स्थानीय स्वशासन कैसे चलता था, उसका समिति कौन होता था, उसके सदस्य कौन होते, इसका विस्तृत वर्णन वहाँ पर मिलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी फॉर बॉम्बे, अर्थात चोल साम्राज्य से प्रमाण मिलता है इसका। अब हम लोग आते हैं 21, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 21, 21, जिस जो प्रश्न है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? यह करंट से संबंधित प्रश्न है। इंडियाज 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच स्टेट? तो ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है बधावन और यह महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश होने वाला है, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाने वाली है। अगला जो 22वां प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर होगा 21 का वह सी होगा, अर्थात महाराष्ट्र। 22वां प्रश्न है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादक राज्य है वह कर्नाटक है। इसका जो सही आंसर होगा, सही एप्रोप्रिएट आंसर बी कर्नाटक। 23 नंबर प्रश्न सर डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुके हैं, फिर भी मैं इसका आंसर बतला देता हूँ। इसका आंसर ए होगा। लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, बाकी माइका भागलपुर में नहीं पाके वो नवादा में पाया जाता है। क्वार्टजाइट जो है वो लखीसराय मुंगेर में पाया जाता है। लेड जिंक जो है वो नवादा में पाया जाता है। तो 23 का जो खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका जो सही उत्तर जवाब होगा वह होगा लाइमस्टोन कैमूर। कैमूर में लाइमस्टोन पाया जाता है, बाकी सब गलत है। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर प्रश्न जो है वो सर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका एप्रोप्रिएट आंसर ई है। और अगर हम आते हैं 25 पे, 25 नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? तो पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल जो है वह पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यह सॉइल पाई जाती है। यह मिट्टी चूँकि तराई क्षेत्र और दलदली इलाके से संबंधित है, तो वो पश्चिमी चंपारण जिला में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी चंपारण।
प्रश्न संख्या 26 जो यह कहता है कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन का स्थिति प्रश्न प्रथम दृष्टया अगर आप देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि मगध में पटना आता है तो पटना से गंगा बहता ही होगा। लेकिन यहाँ अगर मगध डिवीज़न को देखें तो मगध डिवीज़न में 5 जिला है, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। उसी तरह कोसी डिवीज़न में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर है सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तो उस कोसी डिवीज़न का कोई भी जो जिला है वो गंगा को टच नहीं करता है। और मगध का भी गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, इसमें से कोई भी जिला गंगा को टच नहीं करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, कोसी और मगध। ये रेंज जो है, ये जो डिवीज़न है, ये गंगा को टच नहीं करता है। इसके अलावा देखें तो दरभंगा, मुंगेर, दरभंगा में समस्तीपुर है जो गंगा को टच करता है, मुंगेर तो गंगा के किनारे ही है। पूर्णिया में देखें तो पूर्णिया में भी कटिहार वगैरह वो टच करता है, भागलपुर गंगा के किनारे ही है। तिरहुत में देखें तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट गंगा के किनारे ही अवस्थित है। सारण में अगर देखते हैं तो सारण से पूरा छपरा डिस्ट्रिक्ट गंगा के किनारे ही अवस्थित है। तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। सही जवाब जो होगा वह डी, कोसी और मगध रेंज, मगध डिवीज़न होगा। अगला प्रश्न 27 है, सर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जनजाति और जिले के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसका एप्रोप्रिएट आंसर जो है वह ई है। उसी तरह जब हम आते हैं बिहार, ये 28 नंबर प्रश्न है, ये भी सर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को मानते हैं तो 7.76 है, बिहार के आर्थिक सर्वे को मानते हैं तो 9.9% है। तो किसी भी तरह से ये सही नहीं है, तो ये ई होगा इसका ऑप्शन। सर आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 29 नंबर प्रश्न में हम आते हैं तो निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बिहार का एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है और वो सब लोग बिहार के पर्यटन स्थल के रूप में अगर आप जाते हैं तो पश्चिमी चंपारण की तरफ, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की तरफ जाते हैं तो एक ही अभ्यारण्य है। तो ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। 30 नंबर जो प्रश्न है वह है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज। और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह प्रश्न भी पहले यूपीएससी में और बाद के समय में अनेक पीसीएस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो यह अक्सर पूछा जाता है यह प्रश्न। कुछ प्रश्न जो है वो पेट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से वो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये सामान्य जीके का प्रश्न है और यहाँ आंसर जो होगा वो बी होगा, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। 31 जो प्रश्न है वह ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है, यह भी फेमस क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो होगा वो डेनमार्क होगा, वह ए ऑप्शन होगा 31 का ए, अर्थात डेनमार्क। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो है वो डी ग्रुप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अनुसार आप अपने अपने ग्रुप में कर लेंगे और फिर इसका जो विस्तृत अलग अलग ग्रुप का होगा वो मैं आपके साइट पर अवेलेबल करवा दूंगा। वो मैं आप सार्थक संवाद पर और सार्थक संवाद से जुड़े हुए जो भी ग्रुप है वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो सर ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वह डी है। उसी तरह अगला प्रश्न है निम्न में से 33 नंबर प्रश्न जो डी ग्रुप का है वह यह है कि निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ। तो इसका जो अप्रोप्रिएट जवाब होगा वह सी होगा, अर्थात चीन। चीन में अगर हम देखते हैं तो 383.2 टन हुआ है सोने का उत्पादन। रूस में अगर हम देखते हैं तो 329.5 टन हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखते हैं तो 325 टन सोने का उत्पादन हुआ है। तो निहायत सा बात है कि 2019 के लिए जो प्रश्न पूछा गया उसका सही जवाब जो होगा वह चीन होगा। अब हम लोग आते हैं 34। एमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स विच वन हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज।
निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में 54 हैं, एशिया में 47 हैं, यूरोप में 43 है और नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं। तो इस लिहाज से सही सीधी सी बात है कि ये अफ्रीका होगा। तो सही उत्तर जो होगा वह अफ्रीका होगा। एक प्रश्न जो अक्सर पेट प्रश्न है, ये भी जो 35 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है डेमोग्राफी से। हालांकि इस बार बहुत कम प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यहाँ से 3 से 4 प्रश्न रहते थे। हालांकि इस बार एक ही प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह मिजोरम होगा। अगला 36 नंबर प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफी ग्रोइंग एरिया इज नॉट इन कर्नाटका? तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे कॉफी ग्रोइंग एरिया ही हैं। चिकमंगलूर, कूर्ग, बाबा बुदनगिरी और पुलनेज। तो पुलनेज इसमें से एक ऐसा जगह है जो तमिलनाडु में है। तो इसलिए सही जो जवाब होगा वो प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कर्नाटक में नहीं है, तो कौन सा कॉफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो वो पुलनेज है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। तो सही जवाब जो होगा वह डी ऑप्शन होगा, डी फॉर दिल्ली। अगला जो प्रश्न है 37 नंबर, वह है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका जो जवाब होगा वह होगा कच्छ। कच्छ जो है वह भारत का अभी भी ज्योग्राफिकल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। 38वां नंबर जो प्रश्न है वह है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में? इसका सर ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है और यह महाराष्ट्र है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यह सिंपल कंसेप्चुअल प्रश्न है कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो दक्षिण की ओर प्रवाह वाली हैं और दक्षिण बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाह करने वाली हैं, वो नॉर्थ फ्लोइंग है, जबकि उत्तर बिहार की जो भी नदियां हैं वो साउथ फ्लोइंग है। तो और जब देखिएगा आप तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक ये सब उत्तर बिहार की नदियां हैं जो कि नॉर्थ फ्लोइंग है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वह ई होगा। उसके बाद आता है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी से होकर अटल टनल पास करती है? 40 नंबर जो प्रश्न है वह है कि अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज? दैट इज ईस्टर्न पीर पंजाल। यह अभी चर्चा में रहा था। अटल टनल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था और विशेष रूप से वह इसलिए भी चर्चा में था कि बिना किसी व्यक्ति की उपस्थिति में वो अपने अंदाज में हाथ हिला रहे थे और सोशल मीडिया पर यह बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो आप लोग अगर उसको देखे होंगे तो आपके ध्यान में होगा ही। तो अब देखिए कि प्रश्न करंट को कहीं से जोड़ के, ज्योग्राफी से भी जोड़ के पूछा जाता है, तो थोड़ा अगले एग्जाम से आप ध्यान में रखेंगे इन सब चीज़ों को। अगला प्रश्न जो है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सर ने इसको डिस्कस कर लिया है 41 का। इसका एप्रोप्रिएट आंसर जो है वह ए है। अब हम लोग आते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इस बार देखिए कि इस बार पॉलिटी से 2 प्रश्न जो हैं वो पंचायती राज से पूछे गए हैं। एक यह प्रश्न है और एक आगे आएगा अभी। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वह होगा डी, अर्थात अनुच्छेद 243 जी, 243 जी। 43 नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका जो डेट है वह है 11 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न जो है ग्रुप डी के क्वेश्चन के जो डी है, क्वेश्चन का जो ग्रुप डी है उसका 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हो? इसको भी सर ने आपके साथ डिस्कस किया है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वह डी है, अर्थात 64वां संविधान संशोधन बिल। फिर हम लोग आते हैं 45th। यहाँ से फिर से हिस्ट्री एक बार हमारे सामने आ रहा है। तो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की?
विच कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार, दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात इसका जो जवाब होगा वह होगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न जो 46 है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? तो डिसेंट्रलाइजेशन जो संघवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, संघवाद के लिए का जो एक बहुत सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो स्वायत्तता डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लोक सहभागिता, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा ज़रूरत है, यह भी विकेंद्रीकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा जो सी ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो है कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मोटिव ही है कि स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास जागृत हो, क्योंकि जब उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो स्वायत्त होंगे। तो इसलिए स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। सी इसका आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न का आंसर जो है वो सी होगा। डी ऑप्शन जो है वह भी विकेंद्रीकरण की एक विशेषता है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, तो आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 47, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यह तो अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं भी ध्यान में होगा, तो संविधान के इतिहास को ध्यान में रखेंगे और सामने आंसर को देखेंगे तो ये इसका आप सही जवाब दे सकते हैं। देखिए, प्री एग्ज़ाम देने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आंसर आपके सामने रहता है, आपको अपना निर्भीक विवेक का प्रयोग करना होता है और सही आंसर को चुनना रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, तो ये सब तो आप देख ही रहे, नज़र के सामने से गुजरा ही होगा। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है। यह निहायत सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद का अधिनियम है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनटचेबिलिटी को हटाने का जो आर्टिकल 17 है उसी को विस्तार देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। बाद में अभी देखिएगा तो अनटचेबिलिटी के लिए SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको फिर से अमेंड करके और फिर से उसको प्रचलन में लाया गया है। बहुत सारे कुछ 4-5 वर्षों से यह चर्चा में भी रहा है, इसके लिए बहुत सारा आंदोलन भी हुआ है। तो यह प्रश्न, इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वह होगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब आते हैं, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो यह चर्चा में रहा था, अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत दिनों से चर्चा में है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें इंटरफेयर किया है, तो यह हर अखबार की सुर्खियों में था। और इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इसकी बोली जीती गई है, उसी के द्वारा ये सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। अब हम लोग आते हैं 49th प्रश्न पर, 49th नंबर क्वेश्चन पर, आंसर ग्रुप डी का। वह है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल 324 इसका सही जवाब होगा। 50वां प्रश्न जो है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एट प्रेजेंट? तो इसका जो जवाब होगा सी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा अभी महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। अगला जो प्रश्न है 51, वह है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो इस प्रश्न का जवाब सर ने आपको दे दिया है, सी इसका ऑप्शन होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हम आते हैं 52 प्रश्न संख्या 52 पर, जिसमें कहा गया है कि व्यवसाय की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है अर्थात अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया इम्प्रूव्ड देयर रैंक फ्रॉम। तो अगर हम 2019 के रिपोर्ट को देखते हैं तो वहाँ इंडिया का जो रैंक था वह 77th था, और छलांग जो लगा है वह
63 तक लगा है, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वह ए होगा, अर्थात विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, 77th इन प्रीवियस ईयर टू 63rd पोजीशन। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 53 पर, 53 नंबर प्रश्न पर। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 15 लाख करोड़, सी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। और यह बजट से संबंधित प्रश्न है, और बजट और बिहार का आर्थिक सर्वे, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आगे भी अगर आप एग्जाम देंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसमें से कुछ प्रश्न जरूर से ज़रूर करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 54th, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम इज, पीएम कुसुम स्कीम जो है यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है, और जो सिंचाई के लिए जो पंपिंग सेट का यूज किया जाता है वहाँ डीजल का प्रयोग किया जाता है, या कहीं कहीं पर देखिए तो केरोसिन का भी प्रयोग किया जाता है। उससे जो पॉल्यूशन होता है उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में कुसुम योजना को शुरू किया गया। तो इसका जो उद्देश्य है वह है किसान की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, सौर ऊर्जा से पंप सेट को जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। तो सही जवाब जो होगा वह डी ऑप्शन होगा, डी फॉर दिल्ली। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स? तो इसमें सबसे जो उच्च स्थिति है वह एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। भारतीय स्टेट बैंक 100 में टॉप 100 बैंकों में शामिल होने वाला बैंक है, और इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वह होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। 56 प्रश्न में हम जाते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? यह योजना जो है वो निर्यात क्षेत्र में, निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलाउंस देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा निर्यात क्षेत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार, 57th प्रश्न जो है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम CFMS ऑन 1 अप्रैल 2019। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। यह बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से इस पंक्ति का ही यूज किया गया था, और ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 50th, यह भी बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा गया है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, इसका भी सही जवाब ए होगा, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ये प्रश्न भी बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से कृषि सेक्शन में दूसरा या तीसरा पॉइंट में ही इस बात को डिस्कस किया गया है। अगला 59th प्रश्न है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम स्टेट जीविकोपार्जन योजना इन अगस्त 2018। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज, यह भी बिहार के आर्थिक सर्वे से प्रश्न है, और इसका जो एप्रोप्रिएट जवाब होगा वो होगा अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। और जब हम इस प्रश्न पर जाते हैं, इस बात पर हम जाते हैं कि सतत आय और गरीब परिवारों के लिए परिसंपत्ति प्रदान करना, तो इसके पीछे, इस योजना के पीछे जो उद्देश्य था, उद्देश्य यह था कि 2016 में जब शराबबंदी लागू की गई तो जो लोग ताड़ी के उत्पादन से और उससे जुड़े हुए चीज़ों से जुड़े हुए थे, उनके आय में जो कमी आई, उसी के लिए परिसंपत्ति निर्माण के लिए यह योजना शुरू की गई है। और इसका जो नोडल एजेंसी है वह जीविका को बनाया गया है। तो
अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है 60, इसका जो जवाब होगा, सही जवाब होगा वह सी होगा, ऑप्शन सी, अर्थात अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। 60th जो प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 7 निश्चय अगर आपको ध्यान में होगा तो अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं, महिला रोजगार, तो वहाँ पर है आरक्षण का 35% आरक्षण के विषय में वहाँ पर कहा गया है। उसके बाद साफ पीने का, हर घर नल का जल, साफ पानी पीने का अधिकार भी, साफ पानी पीने की व्यवस्था भी वहाँ की गई है। सी जो है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, हर घर बिजली लगातार, 7 निश्चय की एक योजना है। बाल कल्याण से संबंधित कोई भी बात 7 निश्चय में नहीं कही गई है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डी, बाल कल्याण अर्थात चाइल्ड वेलफेयर। तो 60 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा डी, अर्थात बाल कल्याण। अगर हम 61st में प्रश्न की ओर जाते हैं तो यह भी बिहार के आर्थिक सर्वे से, ये सारा का सारा 4-5 प्रश्न जो है सब बिहार के आर्थिक सर्वे से है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर बिहार इज लेस देन द कंट्री in the year 2018-19 it was. The appropriate answer is option D, 33% of the national average, राष्ट्रीय औसत का 33%। यह भी बिहार के आर्थिक सर्वे से फर्स्ट जो उसका जो चैप्टर है उसी चैप्टर से उठा के प्रश्न एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन वहीं से उठा के इसको रख दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर वर्ष इकोनॉमिक सर्वे से 4 से 5 प्रश्न रहते हैं और इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कम से कम उसको अगर आप भी देख के जाएंगे तो 5 से, और उससे अगर कंसेप्ट आपको मिलता है तो वहाँ से 6-7 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 62, भारत के खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो फूड मैनेजमेंट का उद्देश्य ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव्स ही है। नहीं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो खाद्यान्नों का निर्यात, एक्सपोर्ट करना खाद्य मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वह होगा डी, अर्थात खाद्यान्नों का निर्यात। 63rd प्रश्न में हम आते हैं, यह भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इसको भी अगर सर्वे आप देखे होंगे तो वहाँ से आपके ध्यान में आया होगा। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, देखिए 2 तरह का खाता होता है, एक होता है राजस्व खाता, एक होता है पूंजीगत खाता। और पूंजीगत खाता सिंपल सा बात है, यहाँ पर ज़्यादा उसमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा इसमें हेरफेर करने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्व खाता होता है जहाँ पर हर वर्ष का जो तत्कालीन और खर्च जो होता है वो उसमें काउंट होता है। पूंजीगत खाता में जो होता है वो निवेश किया जाता है जो आगे के समय में काम आता है। जैसे सड़क का निर्माण अगर देखते हैं तो वो पूंजीगत खाता में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम निर्माण करते हैं, वहाँ से इंस्टेंट तुरंत लाभ नहीं मिलता है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाता है, तो वो पूंजीगत खाते में वो लाभ काउंट होता है। तो जब हम राजस्व घाटे की बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। और जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं वो सीधे के सीधे जो भी लेखा हुआ आएगा वो राजस्व लेखा में ही आएगा। तो इसका आंसर जो होगा 63 का वो बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो in order to finance its expenses which do not create capital assets। 64th प्रश्न है 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। यह केंद्रीय आर्थिक सर्वे से प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है और ये आंकड़ा हर वर्ष बदलते रहता है। हो सकता है कि लगातार से आप यूएसए शीर्ष पे बना रहा हो, लेकिन ये बदलते रहता है। तो ये हर वर्ष आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो उस वर्ष के आर्थिक सर्वे से इस आंकड़े को इम्प्रूव कर लिया करें। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारतमाला प्रोजेक्ट? तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, सड़क आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट के लिए ये योजना चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, और इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न 66 है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसके लिए विकिपीडिया पे मत जाइएगा, विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन गलत है। सर ने आपके साथ इसको डिस्कस कर लिया है, इसका आंसर जो होगा वह ई होगा। 67वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो बंगाल के पार्टीशन के विरोध में एक ही आंदोलन हुआ था जिसमें अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था, और पूरा बंगाल इसके लिए प्रज्वलित हो गया था। और उस बंगाल में आपका बिहार भी उस समय शामिल था, तो बिहार में भी उस समय आंदोलन चल रहा था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है स्वदेशी आंदोलन, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 68 प्रश्न जो है 68 नंबर 68वां नंबर प्रश्न जो है वह है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो आईएनए का मुकदमा बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी के आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ है, और इसका भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस आंदोलन की पैरवी केवल फूलाभाई देसाई ने नहीं, बहुत सारे वकीलों ने की थी, जिसमें पंडित नेहरू भी शामिल थे, जिसमें काटजू शामिल थे, अरुणा असफ अली शामिल थे, बहुत सारे करीब 20 एडवोकेट इसमें शामिल थे। लेकिन इसको जो लीड किए थे वो लीड भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जो इसका जो सही जवाब होगा वह बी होगा, भूलाभाई देसाई, अर्थात ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई होगा 68 नंबर प्रश्न का। 69वां प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, यह हमेशा रिपीट होने वाला प्रश्न है, और यह स्टुटगार्ट है, इसके लिए ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए, विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। CR एंड दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, एकदम सही है। विलियम बेडरवन 1907 में कांग्रेस के सभापति नहीं बने थे, वो पहले बने थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, लेकिन वो इंडिया हाउस लंदन में था। जब यहाँ पर लिख दिया गया कि पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, तो पेरिस में किसी इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने नहीं की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह बी ऑप्शन होगा, अर्थात CR दास देशबंधु, यह सही जोड़ी है, बाकी सारी जो जोड़ी हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन के बाद यह डेट तय किया गया था, और रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था, जो कि 26 जनवरी 1930 था। इसी 26 जनवरी को याद रखते हुए हमारा जो गणतंत्र का दिवस 26 जनवरी है, वो इसी 26 जनवरी को ध्यान में रखकर उसको अपनाया गया, क्योंकि इस दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस दिन से गणतंत्र दिवस 1950 से इसी दिन से मनाया जाना शुरू किया गया। अगला प्रश्न, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी BPSC में अक्सर रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। उसमें यह अलग बात है कि उसमें बिहार और उड़ीसा एक प्रांत था, बाद में बिहार से उड़ीसा अलग होता है, फिर बाद में झारखंड बिहार से अलग होता है, लेकिन बिहार की जो स्थापना थी वो 1912 में ही की गई थी। उसके बाद है 73 नंबर प्रश्न, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? The Tinkatia system in Bihar, how much land was to be reserved for indigo cultivation? तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए 3 कठिया, 3 कट्ठा का जैसे ही बात आएगा, तो अगर आप बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो 1 बीघा जो होता है वह 20 कट्ठा का होता है, और उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको रिजर्व किया जाता था खेती करने के लिए। तो यह प्रश्न और 3 कठिया शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है।
चंपारण विद्रोह आपके लिए देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। हर वर्ष आप मेंस का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो वहाँ से भी चंपारण से प्रश्न रहते हैं। तो चंपारण और बिहार और गांधी जी का जुड़ाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला 74वां प्रश्न है जिसको सर ने आपके साथ डिस्कस किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन ई होगा। अगर बीपीएससी, सर ने आपके साथ विशेष डिस्कस इसको कर लिया तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 75वां प्रश्न है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इसको भी सर ने डिस्कस किया। इसका भी ऑप्शन ई की तरफ होने की ज़्यादा संभावना है। 76 नंबर प्रश्न है, या तो ए होगा 75 का या ई होगा। 76 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो यह यहाँ का बहुत फेमस प्रश्न है, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। यह अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। 76 का जो जवाब होगा वह बी है इस प्रश्न का। 77वां प्रश्न है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो यह भावनगर का श्यामल दास कॉलेज है जहाँ पर गांधी जी ने पढ़ाई की थी। In which of the following college गांधी जी has studied? That is श्यामल दास कॉलेज भावनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, बेगम ज़ैनब महल। इन सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इसका ऑप्शन है सो ई हो जाएगा। अब हम आते हैं किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। यह जो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है यह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फेडरल सिस्टम बनाया गया था। यहाँ पर केंद्र में 2 सब्जेक्ट लाए गए थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लाए गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट लाए गए थे, लेकिन इस प्रकार से उसको रखा गया था कि जो यहाँ की निर्वाचित सरकार थी वो काम ही नहीं कर पाती। तो इसका जो जवाब होगा वो 1935 का अधिनियम होगा, 1935 का अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिन चली है? सर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यह 24 सी होगा इसका ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं मैथ वाले प्रश्न में, जो 10 प्रश्न आगे है 81 से लेके 90 तक। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीम के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? तो इसका जो जवाब होगा वह ए होगा ऑप्शन, अर्थात 10। तो अगला प्रश्न 82 मोहन कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 25 days विच कैन बी completed by सोहन in 20 days. Both together labor for 5 days and afterwards Mohan lives off. How long will Sohan take to complete the remaining work? That is 11 days. अर्थात 11 दिन होगा। 82 नंबर जो प्रश्न है मोहन सोहन वाला, उसका 11 दिन होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है घड़ी की सुई वाला। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितना डिग्री? तो इसका सही जवाब होगा 155 डिग्री। अगर हम 84वां प्रश्न पे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? Which one of the following cannot be a square of a natural number? That is 1, 4, 3, 6, 4, 2. That is option B. अर्थात इसका जो सही जवाब होगा, जो ऑप्शन होगा वह बी होगा। उसी तरह 85 नंबर जो प्रश्न है 217x + 131y = 913, 131x + 217y = 827। इसका जो सही जवाब होगा x और y का मान वह होगा 3 और 2, अर्थात ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। 86 नंबर जो प्रश्न है वह है 598 + 479 का स्क्वायर माइनस 598 - 479 का स्क्वायर बाई 598 into 479. The option is 4.
इसका जो जवाब होगा वो 4 होगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 87, एक शहर की औसत जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। इसका सही जवाब होगा 19,194,481 अर्थात ऑप्शन ए। अगला अनुक्रम वाला प्रश्न है, मिसिंग नंबर खोजना है, जिसमें 4, 18, 48, 100, 294 और 448 है। तो यहाँ जो मिसिंग नंबर है वह है 180, 180। सही ऑप्शन सी होगा। अब हम आते हैं, अगला जो प्रश्न है 2nc3 is to nc2 is equal to 44 is to 3, then what is the value of n? तो वैल्यू ऑफ n जो होगा वो होगा 6। उसी तरह 90 नंबर जो प्रश्न है वह है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n प्लस m का संख्याओं का औसत है, यह होगा mn अर्थात ऑप्शन सी। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है 91 से, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो सी होगा इसका ऑप्शन, विटामिन सी का घटिया स्रोत है दूध। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न जो है वह है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? यह बिहार में खूब चल रहा था, जब से 2000 शराबबंदी बिहार में लागू हुई है तब से यह अक्सर आप पुलिस वाले आपको लिए हुए दिख जाएंगे। तो डेट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड वह केमिकल है जिसका प्रयोग फिल्टर पेपर पर किया जाता है। 93 प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथिल अल्कोहल बाय द एंजाइम दैट इज एंजाइम इज जाइमेज। जाइमेज एंजाइम के द्वारा दूध ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 अर्थात ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है जो भी बीपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया है, पेट्रोल एवं डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी भी अधूरा जलन होगा, चाहे कोयले का हो तो चाहे पेट्रोल डीजल, वहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अधूरा जलन में। अधूरा जलन में ऑक्सीजन की कमी होगी तो CO2 नहीं बन के जब बनेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगला प्रश्न है, एक घोल का pH 3 से 6 बढ़ता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता 3 गुनी बढ़ जाएगी, 3 गुनी कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी और 1000 गुना कम हो जाएगी। तो सही जवाब जो है वह होगा डी, 1000 गुना ये कम हो जाएगा। 97 प्रश्न जो है, ए मिक्सर ऑफ सेंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो यह जो प्रोसेस है वो ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन के द्वारा ही रेत और नेफ्थलीन अलग होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो नेफ्थलीन होगा वो उड़ जाएगा और रेत जो है वो पृथक हो जाएगा। अब हम आते हैं 98 प्रश्न जो कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या से जुड़ा हुआ है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। तो इसका सही जवाब होगा 12 और 3। मीन्स सिग्मा बॉन्ड जो है वो 12 है और पाई बॉन्ड जो है वह 3 है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में उपस्थित 4 तत्व होते हैं, CHNO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यूरिया का इसका जो सही जवाब होगा वह डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यहाँ देखिए कि तांबा उष्मा का, देखते हैं खाना बनता है तांबा के बर्तन में। पारा, थर्मामीटर में पारा का यूज होता है। पारा तो और ज़्यादा संवेदनशील होता है उष्मा का भी और दबाव का भी। जस्ता भी उष्मा, चूँकि धातु है, जस्ता भी उष्मा का सुचालक होता है। तो कुचालक कौन है सबसे बड़ा? सीसा, लेड। तो 100 नंबर का जो 100 प्रश्न संख्या 100 का जो सही अप्रोप्रिएट आंसर होगा वह होगा सीसा, लेड अर्थात ऑप्शन बी।
101 विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, यह कितनी बार में पूछा जा चुका है? इसका सही जवाब होगा विटामिन के। फिर है प्रश्न 102 महिला सेक्स हार्मोन। यहाँ पर भी कुछ लोग ऑक्सीटोसिन को भी मानते हैं, लेकिन सेक्स हार्मोन दो ही होता है महिलाओं में, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोस्टेजन, और मेल में अगर देंगे तो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इस स्थिति से इसका जो सही जवाब होगा वह एस्ट्रोजन, ए ऑप्शन होगा। अगला कुछ एक 103 नंबर प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वॉज गिवन टू, दैट इज आर्विड कार्लसन। आर्विड कार्लसन को पार्किंसन डिजीज के रोकथाम के लिए जो उपचार का तरीका होता है उसको विकसित करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसका जो सही जवाब है वह ए होगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? घेघा बीमारी हो जाता है, और इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वह है आयोडीन की कमी। तो इसका ऑप्शन सी होगा। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो संवेदनशील क्षेत्र करवाहट के लिए जो है वह कौन सा है? जीव का वो सबसे पिछला भाग जो होता है जीभ का, वह होता है करवाहट का सेंस लेता है। सबसे अगला भाग जो अगला और बीच का जो भाग होता है वह मीठा और नमकीन के लिए होता है, जबकि करवाहट पीछे पता चलता है। तो इसका जो सही जवाब 105 का होगा वह होगा सी। 106 नंबर प्रश्न सर ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अदरक तना है या जड़ नहीं? यहाँ पर बी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। तो सर इसके लिए आप सर्वेश सर ने आपके साथ डिस्कस किया था। 107 नंबर जो क्वेश्चन है वह निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, डेट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। फ्रक्टोज के बाद सुक्रोज होता है, सुक्रोज के बाद ग्लूकोज होता है। अगला है 108 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सच्चा फल नहीं है? कौन? तो ये सच्चा फल नहीं है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सच्चा फल वो होता है जहाँ पर अंडाशय फल में बदल जाता है। सेव में अंडाशय फल में नहीं बदलता है। तो सच्चा फल जो नहीं है वह सेब होगा। इसका आंसर 108 का ए होगा। 109 में है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, डेट इज प्रोटीन। जो भी फली वाली, चाहे बीन्स हो चाहे अरहर हो, जो भी फली वाली सब्जियां होती है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वो फूल की कली होता है। लौंग को अगर आप देखे भी होंगे तो आप इसका जवाब कर सकते हैं सही। तो इसका सही जवाब डी होगा ऑप्शन 110 नंबर प्रश्न का। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दैट इज डी। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है या इंफ्रारेड विकिरण है जिसका उपयोग मांसपेशी के दर्द में किया जाता है। उसके बाद एक प्रश्न न्यूमेरिकल पूछा गया बहुत दिनों के बाद। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? वो होगा 4.70 किलो ओम। चूँकि पैरेलल सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आप लोग पढ़े होंगे 1/r + 1/r करके इसका निकाला जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह डी होगा। 113 नंबर प्रश्न का है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो इसका बी हो गया आंसर, घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। 114 नंबर प्रश्न सर ने आपके साथ डिस्कस किया है फैराडे कांस्टेंट के संबंध में। इसका जो सही जवाब होगा वह बी होगा, ऑप्शन बी। 115 नंबर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह बहुत बार पूछा जा चुका है। यह दूरी की इकाई है, ऑप्शन सी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? वो आवृत्ति है जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में कभी नहीं बदलता है। 117 नंबर प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो 117 नंबर जो डी ग्रुप का प्रश्न है उसका सही जवाब ए है। 118 नंबर प्रश्न पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है, तो ये नील आर्मस्ट्रांग है।
सही जवाब जो होगा वह बी होगा, अर्थात नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो यह 148 होता है। आप सीधे 242 जो एटॉमिक नंबर है और उससे में जो 94 है इसको आप माइनस कर लेंगे, सीधे इसका जवाब निकल जाएगा 148। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, द हाइएस्ट विस्कोसिटी एमंग द फॉलोइंग इज ऑफ वाटर, एयर, ब्लड, हनी, जल, वायु, खून और शहद। तो जो भी जितना विस्कस होगा वो उतना उसकी जो प्रवाह होगी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे कम प्रवाह जो है वो हनी का है, तो इसलिए शहद या हनी, ऑप्शन डी जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न 121 है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? वह अभिनेता जो हैं वह आयुष्मान खुराना हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला 122 नंबर, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? इसका सही जवाब होगा 8। ऑप्शन सी, अर्थात 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुबंधित किया गया है। अगला है 123 नंबर प्रश्न, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? यह जिस समय रामविलास पासवान जी की मौत हुई थी तो उस समय अक्सर सोशल मीडिया पर भी और समाचार पत्रों में भी खबर छपी थी, मैं रामविलास पासवान हूँ और मैं विधायक का टिकट लेने के लिए आया हूँ। और वो पार्टी जो थी वो संसोपा थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उस समय थी। तो यह अखबार से संबंधित खबर है, ये आपके नज़र में आया ही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 124 नंबर, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? वह तिथि 25 सितंबर 2020 है। 25 सितंबर 2020 को ही प्रेस नोट जारी किया गया था बिहार के चुनाव का। तो इसका जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। 21 सितंबर 2020 को, अगला प्रश्न 125 नंबर, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? यह राज्य अपना बिहार है और सही आंसर जो है वह सी है। उसके बाद प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? वह जो लोकसभा इलेक्शन था वह 12वां लोकसभा इलेक्शन था जिसके लिए वो निर्वाचित हुए थे। अगला है 127 नंबर प्रश्न, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? यह क्वाड से संबंधित प्रश्न है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, चीन इसमें नहीं शामिल है। और इसका जो मकसद है वो चीन के द्वारा जो दक्षिण चीन सागर में जो गतिविधि चल रही है उसको प्रत्युत्तर देने के लिए, और या एशिया के क्षेत्र में जो चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां हैं उसको प्रत्युत्तर देने के लिए यह क्वाड का गठन किया गया था। तो निहायत सी बात है कि इसमें चीन शामिल नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 128 नंबर प्रश्न पर, जो बीपीएससी का पेट प्रश्न है। ब्रिक्स से संबंधित किसी भी प्रकार का कुछ होता है तो एक न एक प्रश्न आप बीपीएससी में आप जरूर देखें कि ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 128 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? Who represented India's perspective in the 5th BRICS Cultural Minister meeting held through a video conference in September 2020? That person is प्रहलाद पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने भारतीय पक्ष को ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन में रखा था। अगला प्रश्न 129 नंबर, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो जितना भी सम्मेलन हुआ है, नवंबर में मैक्सिमम सम्मेलन हुए हैं और जितने भी सम्मेलन हैं वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो वर्चुअली ऑर्गेनाइज होता है तो यहाँ पर केवल आप जो होस्ट कंट्रीज़ थे उनका केवल नाम जानना था, क्योंकि सब अपने अपने ही देश से उसमें भाग लिए थे। तो यह जो जगह है वो वियतनाम है। और
आसियान का हर साल 2 सम्मेलन होता है, एक होता है मई जून में और दूसरा होता है नवंबर में। और यह जो 2 सम्मेलन होने की शुरुआत हुई थी वो 2007 से हुई थी। तो 2020 का जो जून का जो सम्मेलन हुआ था वो वियतनाम के ही होस्ट में हुआ था। आसियान का नवंबर में जो सम्मेलन वो भी वियतनाम के ही होस्टिंग में हुआ है। तो वियतनाम है इसका सही जवाब, अर्थात 129 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 130, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका जवाब होगा सिंगापुर। यह फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से बीपीएससी अक्सर प्रश्न पूछता है। हाल में 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका नाम से यह इस अभियान को शुरू किया गया था। यही मागा अभियान है जो ट्रंप के पुनर्निर्वाचन के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 132 नंबर, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? विच अरब स्टेट हैज स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात वो अरेबियन देश है जो अपना पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्लांट को एस्टेब्लिश किया है, शुरू किया है। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। 133 नंबर प्रश्न है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? सर ने इसको आपके साथ डिस्कस किया था। वो देश जो है वह मिस्र है, जो कैंप डेविड समझौता 1979 में हुई थी उसके द्वारा उसने इस चीज़ को किया था। और UAE जो है वो तीसरा देश है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वह ए होगा, मिस्र। 134 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? यह देश अपना भारत है। भारत को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए ILO के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। 135 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब होगा रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। बी, अर्थात 135 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा बी, रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर इन ट्रेन्स। 136वां नंबर प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? जितने भी मंत्र आजकल दिए जा रहे हैं वो सारे मंत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। तो ध्यान में रखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही ये मंत्र दिया था। और इस प्रोग्राम को प्रारंभ हालांकि किरण रिजिजू के द्वारा किया गया था, लेकिन मंत्रदाता जो हैं वो मंत्रदाता हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ही रहते हैं, वो अक्सर मंत्र दिया करते हैं, तो उनके मंत्र को लिया कीजिए। 137 नंबर प्रश्न है, राजमाता विजय राज सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो 100 रुपये का सिक्का प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। 137 का जो सही जवाब होगा वह सी होगा, 100 रुपये का सिक्का। ऑन द 100 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजय राज सिंधिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड ए 100 रुपीज़ क्वाइन। तो राजमाता विजय राज सिंधिया के लिए उन्होंने 100 रुपये का सिक्का जारी किया, वो उनकी पार्टी से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह जो राज्य है जहाँ का यह डॉक्यूमेंट्री था वह अरुणाचल प्रदेश है, और डॉक्यूमेंट्री जो था वो
डॉक्यूमेंट्री जो था उसका वो हनी हंटिंग से संबंधित था और केजंग डी थोंगलोंग के द्वारा यह डॉक्यूमेंट्री को निर्देशित किया गया था, बनाया गया था। और यह सीड्यूक एक कम्युनिटी है, वहाँ पर एक ट्राइब है, उसके लोगों के द्वारा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वह जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। 139 नंबर प्रश्न है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो यह बैंक जो है वो HDFC बैंक है। इसका सही जवाब जो होगा वह बी होगा, ऑप्शन HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? वह हवाई अड्डा है दिल्ली हवाई अड्डा पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, उस पर सबसे पहले ये व्यवस्था लगाई गई। अगला प्रश्न है 141, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? यह है अंबाला। नहीं काम कर रहा था, देखिए तो क्या हुआ, देखिए तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है। तब का नहीं आ रहा, कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो है। काफ़ी पूरा हो गया क्या डाटा? अच्छा, लास्ट टाइम कोई बात नहीं, छोड़ दे। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? वह वायुसेना स्टेशन अंबाला है। अंबाला में राफेल को शामिल किया गया था। चर्चा में रहा था क्योंकि वहाँ पर उसमें नींबू मिर्ची लटकाया गया था, कुछ धार्मिक प्रतीक उस पर लिखे गए थे और इसके कारण यह विवाद में भी रहा था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? यह मिसाइल रुद्रम है। तो सही जवाब जो होगा 142 का वह डी होगा, ऑप्शन रुद्रम। 143 नंबर जो प्रश्न है वह है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज the head of all India Women Selection Committee, that is नीतू डेविड। नीतू डेविड ही वह महिला हैं जिन्हें महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 144, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है। इस सही जवाब जो होगा वह होगा ए, नाओमी ओसाका। 145 नंबर प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। यह एथलीट शूरा किटाटा है। शूरा किटाटा अर्थात ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 146 नंबर प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो संन्यास की घोषणा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ संन्यास की घोषणा करने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं सुरेश रैना। ऑप्शन ए होगा, सुरेश रैना। हाल ही 147 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा परेश रावल। परेश रावल को NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला 148 नंबर प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। 149 नंबर प्रश्न है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो यह विषय जो है वह चिकित्सा विज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान के लिए इन्हें
डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 150 नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो वह विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस तरह हमने 66वें बीपीएससी के प्रिलिमिनरी में पूछे गए सारे प्रश्नों को प्रश्नवार आपके साथ डिस्कस किया। चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल था वह डी ग्रुप का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने प्रश्न के साथ प्रश्न बोला, उसके बाद उसका सही जवाब बतलाया आप लोगों के साथ। आप अपने अपने प्रश्न के साथ उसको मिला लेंगे और मैं प्रत्येक ग्रुप का भी यह प्रश्न आपको सार्थक संवाद के साइट पर अवेलेबल करवा दूंगा। और आगे हमारा वीडियो देखने के लिए आप सार्थक संवाद का कभी भी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे और उसके जो बेल आइकॉन है उसको भी बजाएंगे ताकि आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम लोगों ने जो बजट और आर्थिक सर्वे का से संबंधित जो करीब 15 से 20 प्रश्न हैं, वो अगर आप उन वीडियो को देखे होते और समय पर अगर देख लिए होते तो 15 नंबर का कम से कम लीड लेके आप चल सकते थे। तो खैर आगे से आप सार्थक संवाद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर बजाइए ताकि आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी नए वीडियो का।